एक तरफ एनडीए गठबंधन है जो लगातार 2014 से सरकार में है, जबकि नया गठबंधन इंडिया डॉट गठबंधन बना है जो जीत का दावा कर रहा है। तो ऐसे में नए आंकड़े लोकसभा चुनाव को लेकर किसका पलड़ा भारी हो सकता है, क्योंकि अपने अपने दावे सामने आ रहे हैं, लेकिन जिस कार की रणनीति देखने को मिल रही है उस हिसाब से लोकसभा चुनाव में किसका पलड़ा भारी हो सकता है। तो सभी राज्यों के लिए जो ओपिनियन पोल के आंकड़े, लेटेस्ट ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं, उस हिसाब से 40 सीटें बिहार से आ जाती हैं। और सबसे बड़ा उलटफेर बिहार में देखने को मिला है हाल ही में। अब जिस कहा से यहां पर पहले बीजेपी प्लस यहां पर नीतीश कुमार सरकार में थे, लेकिन अब जेडीयू प्लस नीतीश प्लस कांग्रेस बिहार में सरकार में वापसी कर गए। तो अब अनुमान दिखाई दे रहा है कि एनडीए को यहां 45% वोट शेयर मिल सकता है और 22 से 24 सीटें बिहार के अंदर लोकसभा की मिल सकती हैं, जबकि महागठबंधन को 42% वोट शेयर के साथ 16 से 18 सीट मिलने का अनुमान टाइम्स नाउ ओपिनियन पोल के हिसाब से लगाया जा रहा है। जबकि अगर बात की जाए असम की 14 सीटों के ओपिनियन पोल के लिए, यहां पर टाइम्स नाउ नवभारत का ओपिनियन पोल है, उसमें बीजेपी को यानी एनडीए को 41% वोट शेयर के साथ 8 से 10 सीटें मिल सकती हैं और कांग्रेस को 37% वोट शेयर के साथ 3 से 4 सीट जाने का अनुमान दिखाई दे रहा है। यानी असम में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा फायदा मिलता नजर आ रहा है। बात की जाए पश्चिम बंगाल के लिए, तो पश्चिम बंगाल में टीएमसी कहीं ना कहीं यहां पर 20 से 22 सीट हासिल कर सकती है। 18 से 20 सीटों पर बीजेपी भी यहां पर जीत हासिल कर सकती है, क्योंकि माना गया इसका से यहां पर हाल ही में उपचुनाव हुआ था और उपचुनाव में टीएमसी ने यहां पर जीत हासिल की है। लेकिन आपको बता दें कि टीएमसी के विरोध में सीपीएम चुनावी मैदान में उतर गई है। तो क्या लोकसभा चुनाव में भी सीपीएम और यहां टीएमसी, बीजेपी, कांग्रेस क्या मिलकर चुनाव लड़ेंगे बीजेपी के खिलाफ या फिर अलग अलग चुनाव लड़ेंगे? तो फिर आंकड़े बदल सकते हैं। फिलहाल यहां पर जो है बीजेपी टीएमसी में ही कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। राजस्थान की 25 सीटों में से बीजेपी को करीब 20 से 22 सीट मिल सकती हैं। 3 से 5 सीट कांग्रेस के पक्ष में जाने का अनुमान दिखाई दे रहा है। 51% वोट शेयर बीजेपी के साथ और 38% वोट शेयर कांग्रेस के साथ जा सकता है। आपको बता दें कि इसी साल राजस्थान में विधानसभा चुनाव भी होने हैं और ऐसे में विधानसभा चुनाव के परिणाम भी काफी महत्वपूर्ण लोकसभा चुनाव के लिए हो जाते हैं। जबकि पंजाब की अगर बात की जाए तो पंजाब में आम आदमी पार्टी यहां पर जो है कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी, यह भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि सीट फॉर्मूला काफी महत्वपूर्ण पंजाब में रहने वाला है और इसका फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए मिल सकता है। फिलहाल अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी, शिरोमणि अकाली दल, कांग्रेस यहां पर जो है आपसी यानी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं और उस हिसाब से माना जा रही कि आम आदमी पार्टी और यहां पर विपक्ष को फायदा मिल सकता है। फिलहाल बीजेपी को 1 से 3 सीट मिलने का अनुमान दिखाई दे रहा है, जबकि आम आदमी पार्टी 4 से 6 सीट, यहां पर शिरोमणि अकाली दल को भी 1 से 3 सीट, कांग्रेस 3 से 5 सीट मिल सकती है। यानी यहां पर सीधे तौर पर कांग्रेस गठबंधन, इंडिया गठबंधन को फायदा मिल सकता है। जबकि महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र में भी काफी बड़े उलटफेर देखने को मिले हैं और जिस कारण से अब यहां पर 3 बड़े दल और तीनों बड़े दल यहां पर एक 3 गठबंधन यहां पर जो है वो एनडीए गठबंधन के साथ है, तो 3 ही दल यहां पर जो है महागठबंधन यानी इंडिया गठबंधन के साथ दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में माना जा रहा है कि एनडीए में यहां 43% वोट शेयर के साथ 24 से 28 सीट मिलने का अनुमान दिखाई दे रहा है, जबकि महाविकास अघाड़ी यानी इंडिया गठबंधन को करीब 18 से 20 सीट मिल सकते हैं। 1 से 2 सीट अन्य के पक्ष में भी जा सकती हैं, जो कि महाराष्ट्र को लेकर अनुमान दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटें आ जाती हैं। मध्य प्रदेश में इसी साल विधानसभा चुनाव भी है और विधानसभा चुनाव के परिणाम लोकसभा चुनाव के लिए भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और ऐसे में नवभारत टाइम्स नाउ का ओपिनियन पोल के हिसाब से मध्य प्रदेश के लिए बीजेपी को 22 से 24 सीट मिल सकते हैं, जबकि कांग्रेस यहां 5 से 7 सीटों पर कड़ी टक्कर दे सकती है, जो अनुमान मध्य प्रदेश लोकसभा चुनाव पर लगाया जा रहा है। कर्नाटक की बात की जाए तो कर्नाटक में अब बीजेपी के साथ जेडीएस आ चुकी है और इस हिसाब से बीजेपी को कर्नाटक में अब फायदा मिल सकता है। सीधे तौर पर माना जा रहा है कि बीजेपी अब 20 सीट से भी ज्यादा सीटें कर्नाटक में हासिल कर सकती है, जबकि कांग्रेस यहां पर 5 से 8 सीट पर ही पहुंच सकती है, क्योंकि जेडीएस अब बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी लोकसभा चुनाव। तो ऐसे में कर्नाटक में जो विधानसभा चुनाव में बीजेपी को यहां पर नुकसान हुआ था, उसकी भरपाई अब लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी जेडीएस को अपने साथ लाकर कर सकती है उसकी भरपाई। जबकि तेलंगाना में भी इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं और तेलंगाना भी दक्षिण भारत के लिए महत्वपूर्ण राज्य माना जाता है और यहाँ पर अपने अपने जीत के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन 17 लोकसभा सीट महत्वपूर्ण है और यहाँ पर बीआरएस के पक्ष में 9 से 11 सीटें जा सकती हैं, बीजेपी 3 से 5 सीट और कांग्रेस को 2 से 5 सीट मिल सकती है। लेकिन माना जा रहा है कि बीआरएस और कांग्रेस यहाँ पर गठबंधन के तौर पर चुनाव लड़ेंगी, फिर आंकड़े बदल सकते हैं। आपको बता दें कि गुजरात में 26 सीटें आती है और 26 सीटों पर लगातार बीजेपी 2019 में भी जीती थी और इस बार भी सभी 26 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से कमल खिला सकती है, जो अनुमान दिखाई दे रहा है। जबकि छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीट की बात की जाए तो यहां पर
बीजेपी को करीब यहां पर 6 से 8 सीट मिल सकती है। कांग्रेस को 44% वोट शेयर के साथ 3 से 5 सीट मिलने का अनुमान यहां पर टाइम्स नाउ नव भारत के हिसाब से लगाया जा रहा है। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को 6 से 8 लोकसभा सीट मिल सकते हैं, जबकि कांग्रेस यहां 1 से 3 सीट और अन्य के पक्ष में 0 से 1 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। दिल्ली की 7 सीट की बात की जाए तो 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट का नुकसान हो सकता है। 1 सीट पर कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी है, लेकिन आम आदमी पार्टी 102 सीटों पर कड़ी टक्कर दे सकती है, जो अनुमान ओपिनियन पोल के हिसाब से लगाया जा रहा है। जबकि उत्तर प्रदेश सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीटें आ जाती हैं। यहां पर भारतीय जनता पार्टी को 50% वोट शेयर के साथ 68 से 72 सीटें उत्तर प्रदेश में देखने को मिल सकती हैं, और समाजवादी पार्टी को 4 से 8 सीट, कांग्रेस को 1 से 2 सीट, बीएसपी को 0 से 1 सीट मिल सकती है। अन्य के पक्ष में भी कुछ सीटें जा सकती है, लेकिन माना जा रहा है कि जिस खास से यहां पर महागठबंधन बना है, तो महागठबंधन के तौर पर चुनावी मैदान में उतरते हैं तो फिर कुछ सीटों पर कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। इस हिसाब से अगर बात की जाए तो केरल में यहां पर 20 लोकसभा सीटें आती हैं, और 20 सीटों में से कांग्रेस को 11 से 13 सीट मिल सकती है, बीजेपी को 1 से 2 सीट भी मिल सकती हैं, सीपीएम को 2 से 3 सीट और अन्य के पक्ष में 1 से 4 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। इस हिसाब से अगर बात की जाए तो कांग्रेस को केरल में जबरदस्त फायदा मिल सकता है, जबकि 21 लोकसभा सीटें उड़ीसा से आती हैं, और यहां बीजू जनता दल को 12 से 14 सीटें मिल सकती हैं, बीजेपी को 6 से 8 सीट, कांग्रेस को 0 से 1 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। लेकिन माना जा रही कि क्या बीजू जनता दल यहां पर इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी या अलग चुनाव लड़ेगी, यह भी महत्वपूर्ण हो जाता है उड़ीसा के लिए। जबकि अगर बात की जाए तो यहां पर राज्य के लिए जिसमें तमिलनाडु आता है, 39 लोकसभा सीटें यहां पर भी निर्णायक मानी जाती हैं, और ऐसे में डीएमके इंडिया गठबंधन के साथ दिखे हैं, और ऐसे में सीधे तौर पर यहां पर इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी यहां पर 39 सीटों पर नजर आ रहा है। जबकि एआईडीएमके जो कि एनडीए गठबंधन यानी भारतीय जनता पार्टी के साथ, उसको 5 से 8 सीट मिल सकती है, लेकिन यहां पर इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। इस तरह से अगर बात की जाए लोकसभा चुनाव अगर आज होते हैं, उस हिसाब से अगर जो अनुमान दिखाई दे रहा है 543 सीटों के लिए जो अनुमान है, उस हिसाब से बीजेपी प्लस के लिए यानी बीजेपी प्लस एनडीए गठबंधन के लिए यहां पर 285 से लेकर 325 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस को 111 से 149 सीटें मिल सकती हैं, जबकि टीएमसी की बात की जाए तो यहां पर 20 से 22 सीट मिल सकती हैं, वाईएसआर के पक्ष में 24 से 25 सीट, बीजू जनता दल को 12 से 14 सीट, बीआरएस को यहां 9 से 11, आम आदमी पार्टी को 4 से 7 सीट मिल सकती है, समाजवादी पार्टी को भी 4 से 8 सीट, अन्य के पक्ष में 18 से 28 सीट मिल सकती हैं। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो यहां पर कांग्रेस के साथ अन्य गठबंधन यहां पर साथ आ रहे हैं, तो उस हिसाब से भी अगर बात की जाए तो करीब यहां पर जो आंकड़ा है वो बहुमत से काफी पीछे नजर आ रहा है। जबकि एनडीए गठबंधन जो कि यहां पर जो है बीजेपी गठबंधन यहां पर जो है 285 से लेकर 325 सीट तक जा सकता है, जो अनुमान दिखाई दे रहा है।